चलिए आज हम शुरू करते हैं इससे आगे 104 से आगे। इसका फुटनोट है, पहले वो करेंगे और फिर एक हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन डाला भी था इंस्टाग्राम के ऊपर, जिन लोगों ने देखा है, कि रिलीजियस अफेक्शंस इस चीज को हमारे मटीरिया मेडिका में या हमारी रिपर्टरी में अंडर सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस या अंडर सिम्टम्स ऑफ सोरा क्यों दिया गया है ना। इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। कोई पुराना कोई डाउट या कुछ, पिछली बार फिर हमारी डिस्कशन नहीं हुई एट द एंड, तो उसका कोई डाउट या कुछ और। चलिए फुटनोट टू एफोरिज्म 104। The old school physician gave himself very little trouble in this manner in his mode of treatment. He would not listen to any minute detail of all the circumstances of his case by the patient. तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने 104 में डिस्कस किया, जहाँ पे बात चल रही थी कि हर फ्रेश एग्जामिनेशन पे, जब भी फॉलो अप होता है, हर फ्रेश एग्जामिनेशन पे हमें छोटी से छोटी चीज पूछनी होती है। फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको जितनी बारीकी से हम केस टेकिंग करते हैं, जितनी माइन्यूट डिटेल्स हम केस टेकिंग में पूछते हैं, वैसे ही हमें फॉलो अप में पूछना है, एक एक चीज के बारे में, जो जो पेशेंट ने लास्ट टाइम बताया था। पेशेंट आता है, सबसे पहले तो जो पेशेंट आपके पास आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पेशेंट इज कमिंग विद द ओल्ड माइंडसेट। आपको धीरे धीरे करके उसका ये माइंडसेट चेंज करना, उसको एजुकेट करना, उसको बताना है। पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दर्द हो रही है, बड़ी दवाई खाई है इसके लिए, तो इसको आराम नहीं आ रहा पेट के दर्द। ठीक है, पेशेंट तो अपनी ये चीफ कंप्लेंट लेके आया। हम उसको पूछते हैं कि और कोई प्रॉब्लम। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब पेट की दर्द ना, जैसे यूरिन वगैरह पास करता हूँ ना, सुबह उठ के जलन होती साथ में, तो पेट की दर्द होती है। ठीक है, और कुछ बाकी तो ठीक है जी, बाकी कोई प्रॉब्लम। फिर हम पूछते हैं केस टेकिंग में, फर्स्ट टाइम आया पेशेंट, और चीज़ें पूछते हैं कुछ और, थोड़ी वीकनेस वगैरह, ये टांगों में दर्द वगैरह होता है, जॉइंट पेन्स हैं, डायबिटीज की मेडिसिन तो मेरी चल रही है, बीपी की भी ले रहा हूँ। अच्छा, नींद तो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, नींद नहीं आती अच्छे से, कई बार तो सारी सारी रात नहीं आती, फिर मेरे को नींद की गोली लेनी पड़ती है। और कभी कभी सर दर्द होता है जी मेरे को, लेकिन चलो वो तो चल जाता है। ये मेन प्रॉब्लम है मेरी, जो ना यूरिन की और दर्द। अब वो पेशेंट को एजुकेट करना है कि हम सिर्फ तेरे यूरिन की प्रॉब्लम नहीं ठीक करने लगे हैं, और ना ही वो ऐसे हो सकती है। यूरिन की प्रॉब्लम के लिए तो तू जगह जगह पे दवाई ले आया है, वो तो तूने करके देख ली, वो तो ठीक हुई नहीं। और अगर इसी अप्रोच से हम भी काम करेंगे तो वो भी नहीं ठीक होगी फिर भी। टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए आराम दे सकते हैं हम, अगर प्रोस्टेटोमेगाली वगैरह ऐसा कुछ है, या यूरिनरी ब्लैडर की कोई और मेजर प्रॉब्लम है कोई, लेकिन वो जाएगी नहीं, जा नहीं सकती ऐसे। हमको स्पेसिफिक दें और उससे वो चली जाए, ऐसा होगा नहीं। आ जाएगी फिर से, कुछ देर के लिए जाएगी तो फिर से आ जाएगी, और पेशेंट फिर और मायूस होगा कि हमने तो सुना था ये होम्योपैथी में हमेशा के लिए चली जाती प्रॉब्लम, तो फिर से आ गई, और आपने बोला था चली जाएगी। हम्म? तो उसको एजुकेट करना जरूरी है कि जब हम मेडिसिन देंगे तेरे को, तेरी सब प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है तेरे शरीर के लिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो ज्यादा सीवियर वायलेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले ठीक होंगी। तो उनके बारे में पहले बताना है। तो अपनी नींद के बारे में पहले बताना है। एक मिनट जरा।
सर म्यूट है। हाँ जी, तो हमने उसको समझाना है कि भाई तेरी हर चीज ठीक होगी, तो उसमें जो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, जो ज्यादा वायलेंट है, उन्होंने पहले जाना शुरू होना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके जो कम वायलेंट है या कम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनके सिम्टम्स भी चले जाए। ये हमें उसको एजुकेट करना है, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम आए फॉलो अप में, हम तो उसको पूछेंगे, बट ही शुड बी रेडी विद आंसर्स। उसको भी वो चीज ड्यूरिंग दैट टाइम, वो 15-20 दिन में उस वो भी वो देखेगा चीजें होती हुई अपने साथ के भी, हाँ डॉक्टर साहब ने बोला था कि पहले नींद में आराम आना शुरू होगा तेरे को, तो मेरे को अभी ये 5-7 दिन में नींद में थोड़ी थोड़ी आराम आना शुरू हुआ है। तो पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे कि हाँ जी मेरे को नींद में आराम अभी आया है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि लेकिन जो ओल्ड स्कूल फिजिशियन है gave himself very little trouble in this manner in his mode of treatment, मतलब कि वो अपने आप को ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं इस खास करके इस चीज में जहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स पूछनी है। he would not listen to any minute detail of all the circumstances of his case by the patient। जो पेशेंट के केस की सर्कमस्टांसेस थी, कैसे हुआ, घर में क्या क्या हुआ, काम पे क्या क्या हुआ, वो उन सर्कमस्टांसेस के ऊपर या उनकी जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। Indeed, he frequently cut him short in his relation of his sufferings। वो पेशेंट को बोलते बोलते उनको बीच में टोक देता कि कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अगर डॉक्टर साहब मेरा ना वो बेटे को ऐसे हो गया था, हाँ ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, टेंशन में समझ गया, टेंशन की वजह से, तो बीच में उसको कट शॉर्ट कर देता है वो। इसलिए डॉक्टर हनेमन ने शुरू में केस टेकिंग में यही बात सबसे पहले की है कि बी पेशेंट, पहले तो आप पेशेंटली चुप करके सुनो। सुनना बहुत बड़ी चीज होती है। बोलना, बोलने से इंसान आज तक कोई भी कुछ भी ना तो समझा ना सीखा है। जो भी समझा या सीखा गया वो सुनने से सीखा गया, ठीक है। तो सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इन जनरल एंड वेरी पर्टिकुलर बीइंग अ होम्योपैथ। कि आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है ना, आप महसूस कर रहे हो भी पेशेंट क्या कर रहा है, क्या कहना चाहता है। वो जो अंदर को इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम आने दें, रेदर देन बोल के टोक के वो जो इंफॉर्मेशन उसको रोका जाए। तो चुप करके आराम से उसकी बात को सुनना है अनटिल अनलेस वो बोलते हैं कि कोई टॉपिक से दूर ना चला जाए, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के वापस लेके आना टॉपिक के ऊपर। नहीं तो तब तक उसको रोकना नहीं, टोकना नहीं, उसको बोलने देना है जितना भी वो बोलता है उसके बाद, इन ऑर्डर दैट ही माइट नॉट बी डिलेड इन द रैपिड राइटिंग ऑफ हिज प्रिस्क्रिप्शन। वो क्यों काटता है बोलते हैं ओल्ड स्कूल फिजिशियन, क्योंकि उसको प्रिस्क्रिप्शन करने की जल्दी होती है, उसको होता है कि पेशेंट फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स अननोन टू हिम, और उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसके लिए अननोन होते हैं बिल्कुल ही, इन देयर ट्रू इफेक्ट्स, कि उनका इफेक्ट होता क्या है ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो पता ही नहीं होता उसको, जो इंग्रेडिएंट्स लिख रहा है। No allopathic physician, as has been said, sought to learn all the minute circumstances of patient's case, and still less did he make a note in writing of them। बोले पूछना तो दूर, सुनना तो दूर, ठीक है। आज तक किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने, ओल्ड स्कूल डॉक्टर ने उन डिटेल्स को लिखा भी नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है लिखना, तो और भी दूर की बात है। ऑन सीइंग द पेशेंट अगेन सेवरल डेज आफ्टर ही रिकलेक्टेड नथिंग। और जब पेशेंट को दोबारा देखता है उसको कुछ भी याद नहीं होता, भी मैंने पिछली बार इसको इसको प्रॉब्लम क्या थी, इसको क्या पूछा था, इसने क्या बताया था, उसको कुछ भी याद नहीं होता। He recollected nothing concerning the few details he had heard at the first। इवन वो छोटी सी बातें जो उसने पूछी थी वो भी उसको याद नहीं होती। Having in the meantime seen so many other patients laboring under different affections, क्योंकि इतने दिनों में ये जो सेवरल डेज थे, इतने टाइम में उसने और बहुत सारे पेशेंट देख लिए जो अलग अलग अफेक्शन से लेबर कर रहे थे, सफर कर रहे थे। he had allowed everything to go in at one ear and out at the other। उसने सब चीजें एक कान में सुनी और दूसरे कान से बाहर जाने दी। At subsequent visits he only asked a few general questions।
और आगे की भी विजिट पे उसने सिर्फ कुछ ही जनरल क्वेश्चन पूछे, हाँ जी क्या हाल है, कैसा है अभी, तबीयत ठीक है, कोई बुखार तो नहीं, कोई जुकाम तो नहीं, कमजोरी तो नहीं, चलो ठीक। वेंट थ्रू द सेरेमनी ऑफ फीलिंग द पल्स एट द रेस्ट। और एक जो एक सेरेमनी करनी होती है, एक दिखावे के लिए, एक ड्रामा, वो बोले पल्स देख लेता है, टंग देख लेता है, लुक्ड एट द टंग, एट द सेम मोमेंट रोट अनदर प्रिस्क्रिप्शन, और उसी टाइम वो दूसरी प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है ऑन इक्वली इरेशनल प्रिंसिपल्स और ऑर्डर द फर्स्ट वन टू बी कंटिन्यू। या तो नई प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है उन्हीं इरेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर, या फिर जो पहले वाली उसी को चलने देता है इन कंसिडरेबल क्वांटिटीज सेवरल टाइम्स अ डे, एंड विद अ ग्रेसफुल bow he hurried off to the 50th और 60th पेशेंट। अब बोला झुक के वो फटाफट अपने 50वें या 60वें पेशेंट की तरफ चला जाता है। he had to visit in his thoughtless way in the course of that 4 months। वैसे ही थॉटलेस वे में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बीइंग थॉटफुल, बीइंग माइंडफुल। पेशेंट आपके सामने आके बैठा है, अगर आप उसको एक थॉटलेस वे में देख रहे हो, आपका ध्यान किसी और तरफ है, आप कुछ और कर रहे हो, और पेशेंट आपको कुछ बोल रहा है, बता रहा है, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो फिर हम बैठे ही क्यों हैं? हम वहां पे क्यों बैठे हैं? अगर हमने कहीं और पहुंचना था, अगर कहीं और रहना था, किसी और चीज का फिक्र था, तो शायद अच्छा होता कि आज हम छुट्टी कर लेते, rather than sitting there in a thoughtless way। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हाउ मच जो हम अपने प्रोफेशन या अपने काम की तरफ ईमानदारी कितनी दिखाते हैं। ठीक है, तो वो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि थॉटलेस वे में, उसी थॉटलेस वे में जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, जहाँ पे कुछ पूछना या बताना नहीं है, वो अपना आगे के पेशेंट देखने शुरू कर देता है। द प्रोफेशन विच ऑफ ऑल अदर्स रिक्वायर्स एक्चुअली द मोस्ट रिफ्लेक्शन। सब प्रोफेशन में से, दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हैं, उनमें से ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो रिक्वायर करता है, जिसमें जरूरत है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन की, सोचने की, कि चल क्या रहा है यहाँ पे, पेशेंट में हो क्या रहा है, उसके बारे में सोचना, पेशेंट क्या बता रहा है उसके बारे में सोचना। अ कंसेंशियस केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट, एक ईमानदार, बड़े ध्यान से किया हुआ एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईच इंडिविजुअल पेशेंट। हर इंडिविजुअल पेशेंट की जो स्टेट है उसका बड़ा ध्यान से, बड़ी ईमानदारी के साथ एक एग्जामिनेशन करना, एंड अ स्पेशल ट्रीटमेंट फाउंडेड देयर ऑन। और उसके बाद उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो उस पेशेंट के लिए हो, उस मरीज के लिए हो, was conducted in this manner by persons who called themselves physician and rational practitioners। और ये वही कर सकते हैं जो अपने आप को फिजिशियन कहते हैं या रैशनल प्रैक्टिशनर कहते हैं। द रिजल्ट एज माइट नेचुरली बी एक्सपेक्टेड वाज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली बैड। बोलो कि जैसा कि इसमें से नेचुरल रिजल्ट सोचा जाएगा वैसा ही होगा कि इट वुड बी इनवेरिएबली बैड, एंड येट पेशेंट्स हैड टू गो टू देम। लेकिन फिर भी पेशेंट्स को जाना पड़ेगा उनके पास फॉर एडवाइस, पार्टली बिकॉज देयर वर नन बेटर टू बी अहेड। क्योंकि एक तो ये कारण था कि उससे ज्यादा कोई अच्छा उस टाइम पे कोई था नहीं, एंड पार्टली फॉर फैशन से, कि सभी जाते हैं जी उनके पास, तो हम भी चले गए, देखिए, फैशन के लिए। किसी ने बताया वहां पर ना बड़ी भीड़ होती है, चलो जी फिर हम भी चलते हैं। कुछ इसके लिए चले गए, कुछ इसलिए चले गए क्योंकि कोई और बेटर ऑप्शन नहीं थी। सो यू हैव टू बी अ बेटर ऑप्शन टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हमें उस चीज के लिए एक बेटर ऑप्शन के रूप में निकल के बाहर आना है, और कोशिश यही करने के बेटर से बेस्ट की तरफ जाया जाए, ये होनी चाहिए हमारी कोशिश। ठीक है, सो केस टेकिंग के बाद द सेकंड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ ट्रू फिजिशियन relates to acquiring a knowledge of the instruments intended for the cure of natural diseases। बोल रहे जो सेकंड पॉइंट है बिजनेस का, फिजिशियन के लिए, ट्रू फिजिशियन के लिए, वो ये है कि वो उस नॉलेज को एक्वायर करे जो कि उसके इंस्ट्रूमेंट, जो कि उसकी दवाइयां हैं, जो कि क्योर के लिए चाहिए नेचुरल डिजीज की। ठीक है ना,
इन्वेस्टिगेटिंग द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन की पैथोजेनेटिक पावर क्या है। पैथोजेनेटिक मतलब डिजीज पैदा करने वाली, जेनेसिस मतलब पैदा करना। हर दवाई की बीमारी को पैदा करने वाली आदत या उसके क्या क्या पावर है, वो क्या क्या सिम्टम्स पैदा कर सकती है एक इंसान में, क्योंकि वही तो है जो वो ठीक कर सकती है, ये हम पीछे कर रहे हैं। इन ऑर्डर व्हेन कॉल्ड ऑन टू क्योर, ताकि जब फिजिशियन को बुलाया जाए किसी को ठीक करने के लिए, टू बी एबल टू सिलेक्ट फ्रॉम अमंग देम वन, ताकि वो इन सब में से एक को सिलेक्ट करे। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हुज सिम्टम्स एंड आर्टिफिशियल डिजीज मे बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। वो जो एक आर्टिफिशियल डिजीज, एक जो पैथोजेनेटिक पावर हमें पता है दवाइयों की, उसमें से as similar as possible to the totality of the principal symptoms of natural disease sought to be cured, हम एक ऐसी दवाई चूज कर सके जो कि बहुत सिमिलर है उस नेचुरल डिजीज के सिम्टम्स के जिसको हमें क्योर करना, उन प्रिंसिपल सिम्टम्स के, टोटलिटी ऑफ द प्रिंसिपल सिम्टम, जो सिम्टम्स हैं प्रिंसिपल सिम्टम की जो टोटलिटी है उसके बहुत ज्यादा करीब, बहुत ज्यादा सिमिलर हो, हमें ऐसी दवाई चूज करनी। तो उसके लिए हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट। अब हमारा मटीरियल मेडिका भरा पड़ा है सिम्टम्स के साथ, प्रूविंग्स की गई हैं, बड़े डॉक्टर्स ने अपना बड़ा कुछ दाव पे लगा के ये प्रूविंग्स की हैं। आगे आएगा कि प्रूविंग्स कैसे कैसे होंगी, क्या क्या करना है उसमें। बट द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि आज की डेट में आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है जितना तब के डॉक्टर्स ने कर दिया है। डॉक्टर हनेमन, डॉक्टर हैरिंग, डॉक्टर एलन, इन इन लोगों ने जो जो कर दिया है इस फील्ड में, इट इज उसको कंप्लीट ही किया कहा जा सकता है, कंप्लीट की तरफ ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। बट व्हाट इज मेन टू बी अंडरस्टूड इज टू एक्वायर अ नॉलेज ऑफ द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन। अब देखो, जब प्रूविंग करते हैं किसी मेडिसिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, जब हम प्रूविंग करते हैं मेडिसिन की, हम अपने ऊपर कोई मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं या किसी और के ऊपर, इट इज द बेस्ट वे टू नो मटीरियल मेडिका, क्योंकि वो सिम्टम्स आप होते हुए देखते हो, वो सेंसेशंस को, वो अल्टरेशन ऑफ फंक्शंस को आप होते हुए देखते हो। तो जब होते हुए देखते हो या होता हुआ महसूस करते हो, तो उससे बेटर एक्सपीरियंस तो कोई है ही। देयर कैन नॉट बी एनी एक्सपीरियंस विच कैन बी बेटर देन दिस। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो किया हुआ है उसके बारे में पढ़ाई करने, ये नेक्स्ट बेस्ट एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन इतना कुछ पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा, याद तो रह नहीं सकता। इतनी इतनी बुक्स भरी पड़ी हैं मटीरियल मेडिका की, सिम्टम्स के साथ, केसेस के साथ, वो याद कैसे रहेंगी। अगेन, याद नहीं रखना, उसको एक्सपीरियंस करना है, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। बार बार ये मैं बात बोलता होता हूँ कि जब भी आप मटीरियल मेडिका पढ़ते हो उसको एक्सपीरियंस के रूप में पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक्सपीरियंस के रूप में। अभी एक पेशेंट आया, अभी नहीं मतलब हो गया अराउंड 1.5 साल हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। पेशेंट आया, चलो जो उसकी हिस्ट्री थी वो थी, बट इन हिज मेनियक स्टेट व्हाट ही वाज सेइंग वाज, डॉक्टर साहब मेरे ना वो ऐसे ना टॉवर से, एंटीना से आवाज आती है मेरे अंदर, और वो मेरे को बोलती है कि तू ये कर, तू ये कर, जा जाके वहां पे उसको ये बोल के आ, या जाके उस लड़की को ये कह के आ, या जाके वहां पे ये कर के आ, नहीं तो हम तेरे को ये कर देंगे, अगर तूने ये काम नहीं बोला, अगर तूने ये काम नहीं किया तो हम तेरे को ये कर देंगे। बोला सर ये ना कोई एजेंसीज होती हैं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं और वो मेरे से ना उल्टे सीधे काम करवाना चाहती हैं। बोला मैं बड़ी बार NIA में जाके शिकायत करके आया हूँ, बड़ी बार पुलिस के पास भी गया हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मानते, वो सुनते नहीं है, और वो चला भी जाता है। हाँ, हर हफ्ते ना 1 2 3 बार चला जाता था।
तो वो मेरी बात नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं मानते। लेकिन ऐसा होता है, मुझे पता है, मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्गन भी डिवाइसेस हैं जिनके साथ आपके दिमाग में एक आवाज़ पहुंचाई जा सकती है, और मेरे दिमाग में वो चीज़ें पहुंचाती हैं। कोई फौजी है, कोई सोल्जर है जो मेरे को ये चीज़ें करने को बोलता है, और मेरे को फिर डर लगता है कि अगर मैंने ना किया तो मेरा नुकसान करेगा, मेरी फैमिली को कुछ कर देगा, मेरे को ऐसा कुछ हो जाए। अब ये बताइए कि ये चीज़ कौन सी मेडिसिन में पाई जाती है? चलो हम उसमें जाते हैं। लैकिसिस में डॉक्टर कैंटर लैकिसिस आप पढ़िएगा, अराउंड 3rd पेज के ऊपर आई थिंक, या 4th पेज के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर उन्होंने एक केस बताया हुआ है एक फीमेल के बारे में, वेयर शी फील्स दैट शी इज बीइंग परसिक्यूटेड बाय सुपर पावर्स, और उसमें आके वो बोलती हैं और उसको मजबूर करती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, नहीं तो दे थ्रेटन हिम, दे थ्रेटन हर कि हम तेरे साथ ये कर देंगे। दिस इज स्टेट ऑफ इंसैनिटी ऑफ लैकेसिस, उसकी एक। लेकिन जब हम मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं, हम हमने केस नहीं देखा, हमने उसके पहले पढ़ी लैकेसिस, पढ़ी और पढ़ के उसको एक तरह से एक्सपीरियंस करने की कोशिश की कि पेशेंट मेरे को आके क्या क्या बोल सकता है उसमें, मेरे को पेशेंट आके इस चीज के बारे में कैसे कैसे बता सकता है। एक मेंटल एक्सरसाइज है हमारी कि पेशेंट आके क्या क्या बताएगा मुझे इस चीज को बयान करने के लिए। इस ये तो बोलेगा डॉक्टर साहब कोई सुपर पावर है मेरे ऊपर, तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ देयर विल बी समथिंग जो उसको लगता है कि मेरे से बहुत ऊपर है, एंड इट हैज मोर कंट्रोल ओवर मी, उसका मेरे ऊपर कंट्रोल है, मेरा पीछा कर रही है, मेरी परसिक्यूट कर रही है, मेरे को तंग कर रही है और मेरे को कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर रही है। वो चीज़ मैं नहीं कर रही, मुझे करनी पड़ती हैं क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो कुछ करना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई ना कोई सिम्टम पढ़ते हैं मटीरियल मेडिका में, वी हैव टू परसीव, वी हैव टू अंडरस्टैंड के पेशेंट आके इस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे कैसे बताएगा। ठीक है, ये एक सेकंड बेस्ट मेथड है टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपीरियंस, टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपीरियंस। द फर्स्ट इज ऑब्वियसली प्रूवेंस। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस है वो है पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन को अंडरस्टैंड करना कि हमारी जो दवाइयां हैं वो कौन कौन सी सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, क्योंकि वही सिम्टम्स हैं जो डिजीज इंडिविजुअल में वो ठीक कर सकती हैं। द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नोन, बहुत सारी दवाइयों के कंप्लीट पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। दैट इज टू से all the morbid symptoms and alterations in the health that each of them is especially capable of developing in healthy individuals must first have been observed as far as possible. हेल्दी इंडिविजुअल में कौन कौन से मॉर्बिड सिम्टम या ऑल्ट्रेशंस उसकी हेल्थ में प्रोड्यूस करने की ये दवाइयां कैपेबिलिटी रखती हैं। आर्सेनिक है, किसी को दी जाए एक हेल्दी इंडिविजुअल को, उसमें नौशिया वॉमिटिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नौशिया, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वॉमिटिंग जिसमें थोड़ी थोड़ी सी प्यास लगती रहती है, जिसमें वीकनेस बड़ी जल्दी आ जाती है, ठीक है, जिसमें पेशेंट का एक कॉन्टिन्यूस एंक्शियस स्टेट, रेस्टलेस स्टेट बनी रहती है, ये सब चीजें एक टाइम में वो प्रोड्यूस करती है। और अगर ऐसा ही हमें किसी नेचुरल डिजीज में ये स्टेट दिखती है, ठीक है, तो वो उस चीज को ठीक करने के भी कैपेबल है। Before we can hope to be able to find among them and to select suitable homeopathic remedies for most of the natural disease, और बहुत सारी दवाइयों के हमें होल पैथोजेनेटिक पावर चाहिए
इफेक्ट्स पता होने चाहिए ताकि उनमें से हम एक सिलेक्ट जो सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी है वो सिलेक्ट कर सके, एक दो के नहीं। अगर एक दो के बारे में पता है, हमने पढ़ा ही सल्फर और लैकेसिस के बारे में, तो हम सल्फर लैकेसिस ही देते रहेंगे। अगर हमने पढ़ी सिर्फ पल्साटिल है, और ये होता है मोस्टली, क्या होता है कि जिस दिन आप अच्छे से कोई दवाई पढ़ लो, फिर सब पेशेंट में वही दवाई लगने लग जाती है। अच्छे से नेट्रम्यूर पढ़ लेना, तो जो क्लिनिक में है हर दूसरा पेशेंट नेट्रम्यूर ही लगता है। अच्छे से सिलीशिया पढ़ ली तो हर दूसरा पेशेंट सिलीशिया लगने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि और ये भी क्यों होता है, ठीक है पढ़ी है एक तो हमने, क्योंकि पढ़ी बड़ी थोड़ी सी दवाइयां हैं, 5-6 दवाइयां पढ़ी हैं, तो उन्हीं के बारे में पता है और उन्हीं में से हम चूज करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, सो सेवरल मेडिसिन के पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स इन होल हमें पता होने चाहिए, ताकि उन सब में से हम एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट कर सकें फॉर द नेचुरल डिजीज। If in order to ascertain this medicines be given to sick persons only, ना, लेकिन ये सीखने के लिए कि उसकी पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स क्या हैं, अगर दवाइयां हम सिर्फ बीमार लोगों को दें, इवन दो दे बी एडमिनिस्टर्ड सिंगली, चाहे हम सिंगली ही दें, अकेली दें, अलोन दें, then little or nothing precise is seen of their true effects। हमें कोई प्रिसाइज पिक्चर नहीं मिल पाएगी, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिल पाएगी, as those peculiar alterations of the health to be expected from the medicine are mixed up with the symptom of the disease। जो अल्ट्रेशन उसकी हेल्थ में आनी चाहिए, आनी थी उस मेडिसिन के देने के बाद, वो उसके ऑलरेडी डिजीज सिम्टम के साथ मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल उसको जुकाम चल ही रहा था, आपने कोई मेडिसिन दे दी प्रूव करने के लिए, तो कल को जुकाम उसका जो था, जो नेजल डिस्चार्ज था, वो वाटरी से येलोइश हो गया। अब हमें क्या पता कि भाई ये येलोइश मेडिसिन का है या ऑलरेडी उसकी डिजीज का कोई चेंज है। एंड कैन सेल्डम बी डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व, और उसमें डिस्टिंक्शन करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऑलरेडी एक बीमार पर्सन को अगर हम दवाई देते हैं, उसकी ऑलरेडी टांगों में दर्द है, हमने दवाई दे दी, ठीक है, तो टांगों की दर्द थोड़ी कम होगी दवाई के बाद, और उसकी बाजुओं में दर्द होने लगी। अब हमें क्या पता कि भाई वो एक नेचुरल शिफ्ट है उसकी बीमारी का, या मेडिसिन के बाद हुआ है। There is therefore no other way possible in which the peculiar effects of medicines on the health of individuals can be accurately ascertained। तो इसके बिना और कोई मेथड है नहीं जिससे हम मेडिसिन के जो पेक्यूलियर इफेक्ट्स हैं, हर मेडिसिन का हर पेक्यूलियर इफेक्ट जान सके बिना उसकी examination on the health of the individuals। There is no sure, no more natural way of accomplishing this object than to administer the several medicines experimentally in moderate doses to healthy persons। मैं बहुत सारी मेडिसिन एक एट अ टाइम हेल्दी इंडिविजुअल्स को मॉडरेट डोजेस में देनी पड़ेंगी, और यही एक तरीका है जिससे ये पता लग सकता है कि हर दवाई किसी इंडिविजुअल की हेल्थ में क्या क्या पेक्यूलियर इफेक्ट या चेंजेस लेके आ सकती है। In order to ascertain what changes, symptoms, and signs of their influence each individually produces in the health of the body and of the mind, that is to say, what disease elements they are able and tend to produce, since, as has been demonstrated in aphorism 24 to 27, all curative power of medicines lies in this power they possess of changing the state of man's health, and is revealed by the observation of the data। और ये हमने 24 to 27 में पहले डिस्कस कर दिया है कि मेडिसिन की जो क्यूरेटिव पावर है, वो पावर यही है कि वो किसी भी इंसान की हेल्थ को कैसे ऑल्टर कर सकती है। तो उसको जानने का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में मॉडरेट डोजेज में ये दवाइयां दी जाएं, और जो जो चेंजेस इफेक्ट्स वो उसके ऊपर प्रोड्यूस करती हैं उन सबको नोट किया जाए। फुटनोट है इसी एफोरिज्म का, नॉट वन सिंगल फिजिशियन एज फार एज आई नो during the previous 2500 years thought of this so natural, so absolutely necessary, and only genuine mode of testing medicines for their pure and peculiar effects in deranging the health of man। मतलब लास्ट के 2500 सालों में
जहां तक मेरे को पता है कोई भी एक ऐसा फिजिशियन नहीं है जिसने इसके बारे में सोचा हो, इस जेन्युइन मोड ऑफ टेस्टिंग मेडिसिन, इस जिसमें से प्योर और पिकुलियर इफेक्ट पता लग सकते हैं कि दवाई हेल्थ ऑफ मैन में क्या क्या डीअरेंज कर सकती है, ताकि ये जाना जा सके कि मॉर्बिड स्टेट में, डिजीज स्टेट में क्या क्या ठीक कर सकती है। इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट मॉर्बिड स्टेट ईच मेडिसिन इज कैपेबल ऑफ क्योरिंग एक्सेप्ट द ग्रेट एंड इमॉर्टल एल्ब्रेक्ट वॉन हेलर। और सिर्फ एक ही आदमी का मेरे को पता है आज तक, एल्ब्रेक्ट वॉन हेलर। और उसके बिना आज तक ये 2500 साल जो मेडिसिन की हिस्ट्री है, इसने कभी भी इतनी जरूरी नेसेसरी चीज को, इतने जेन्युइन मोड के बारे में कुछ नहीं बोला। He alone besides myself say the necessity of this wide the preface to the pharmacopoeia Helvet Best वो बुक का बता रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये लैटिन में लिखा हुआ है, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, certainly medicine must first be tried in a healthy body without any foreign mix। तो वो क्या बोलता है एल्बर्ट वहां पे कि भी जो मेडिसिन है उसको पहले हेल्दी बॉडी के ऊपर ट्राई करना चाहिए विदाउट एनी फॉरेन मिक्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ मिक्स। Having examined its smell and taste, a very small dose of it is to be poured in, and it is to be noted what all the things that happen therefore। और बोलने को देने के बाद सब कुछ नोट करना है कि उसके बाद क्या क्या हुआ। द अफेक्शंस, उसको क्या क्या अफेक्शंस आई, व्हाट पल्स, व्हाट हीट, व्हाट रेस्पिरेशन, व्हाट एक्सक्रीशन शुड बी नोटेड। हर चीज जो उसमें ऑल्टर हुई वो सब कुछ आपने नोट करना है। फ्रॉम देयर टू गाइडेड फिनोमेना इन अ हेल्दी वे पास ऑन टू एक्सपेरिमेंट्स इन द पेशेंट्स बॉडी। और इस फिनोमेना से गाइड होके, ये जो हेल्दी इंसान के ऊपर एक फिनोमेना हमने देखा, उसे गाइड होके ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो एक्सपेरिमेंट हमें पेशेंट की बॉडी जो अभी बीमार है उसके ऊपर उसको यूज करना है। बट नो वन, नॉट अ सिंगल फिजिशियन अटेंडेड टू और फॉलोड अप दिस इनवैल्यूएबल हिंट। हनुमान सर बोले ये लिखा भी हुआ था उसके फार्माकोपिया में, लेकिन किसी ने भी, कोई भी फिजिशियन ने इस इनवैल्यूएबल हिंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसको परस्यू नहीं किया। I was the first that opened up this path, which I have pursued with a perseverance that could only arise and be kept up by a perfect conviction of the great truth, fraught with such blessings to humanity। बोले मैंने पहली बार इस चीज को ओपन किया है और परस्यू किया है परसिवरेंस के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे उस सच्चाई के ऊपर भरोसा है, कन्विक्शन है, परफेक्ट कन्विक्शन है, मेरे बिलीफ है उस चीज के ऊपर भी ये चीज सही है। और मुझे ये भी बिलीफ है कि इस चीज के होने के बाद ये एक ब्लेसिंग बन जाएगी ह्यूमैनिटी के लिए। दैट इज ओनली बाय द होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन्स दैट द सर्टेन क्योर ऑफ ह्यूमन मैलिडीज इज पॉसिबल। और जब हम इस तरह से जान के मेडिसिन के बारे में उनको एम्प्लॉय करेंगे तो ही ह्यूमन मैलिडीज जो बीमारियां हैं उनका एक सर्टेन क्योर हो सकता है। यहां से एक चीज पता लगती है कि हनेमन सर कितने कन्विक्टेड, कितने भरोसा रखते थे इस चीज के ऊपर। भरोसा कैसे आता है, कन्विक्शन आती कैसे? मैंने आपको कुछ बता दिया या आपने कहीं से कुछ सुन लिया, कन्विक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकती वो चीज जब तक आप उसको खुद होते हुए देख ना लें। आपको इस बात के ऊपर कन्विक्शन है कल को सूरज निकलेगा, वो इसलिए है क्योंकि आप इतने सालों से उसको देखते आ रहे हो रोज निकलते हुए। अगर आपको मैं बोलूं कल नहीं निकलेगा, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे, मान ही नहीं सकते इस बात के ऊपर। क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस होगा था वो रोज सुबह निकलता है, वो आता है और रोज शाम को छुप जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता उस एक्सपीरियंस। एंड दैट थिंग बिकम्स अ कन्विक्शन। योर एक्सपीरियंस which you have gone through again and again and again becomes a conviction of the great truth। सो कन्विक्शन के लिए एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। The physicians, the doctors who are homeopaths and they don't have conviction is because they don't have experienced what the homeopathy can do। उनका एक्सपीरियंस नहीं है कि होम्योपैथी क्या क्या कर सकती है।
केस चलो मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, 1 मिनट। खाना खाओगे? चलो बात, एक अभी केस आया, ही वाज बेसिकली ऑन डेथ बेड। तो उसके कुछ सिम्टम लिए, मेडिसिन दी, और ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग विद इन फ्यू आवर्स। कुछ अभी तीसरा चौथा दिन आज भी वीडियो आई हुई है कि वो उठ के उसको बिठाया चेयर के ऊपर और खाना खाना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है उसने। मैं नेक्स्ट टाइम आपको निकाल के फिर दिखाता हूँ केस। केस इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेडिसिन दी है वो एक इम्पोर्टेंट नहीं, क्या दी है क्यों दी वो बात की बात है, वो एक बात का प्रोसेस। इम्पोर्टेंस इज द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या कि हाँ, होम्योपैथी में ऐसी चीजें ठीक हो जाती हैं। एक आदमी जो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो उस किनारे से भी उसको होम्योपैथी वापस ले आती है। ये कन्विक्शन अराइज होता है अंदर, ये तो हिम्मत आती है ऐसे केस लेने की, ऐसे केस पकड़ने की, ऐसे केस को, ऐसे पेशेंट को उसके घर वालों को बोलने के भी बच सकता है। ठीक है ना? तो वो जो कन्विक्शन है वो एक्सपीरियंस में से आती है, और एक्सपीरियंस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीजों का। आपने गलत एक्सपीरियंस लिया है कहीं से, गलत किसी ने बता दिया, गलत किसी ने दिखा दिया, गलत किसी ने सिखा दिया, जो कि ऑर्गेनल में नहीं है कहीं पे भी। ऑर्गेनल में तो हर जगह हनेमन सर उसी कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, उसी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। एक बार भी आपको पूरी ऑर्गेनल में डाउट नहीं दिखेगा किसी भी एफोरिज्म में कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे। इट इज ऑल अबाउट कन्विक्शन। इट इज ऑल अबाउट कि वो जो एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है, ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इतने सालों की मेहनत का, इतने सालों की लगन का, इतने सालों की जो मैंने परस्यू किया है परसिवरेंस के साथ इस पाथ को, उसका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मेरे को फुल कन्विक्शन है उससे कि ये एक ब्लेसिंग बन जाएगी इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो जहाँ पे हम होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन करके सर्टेन क्योर ऑफ ह्यूमन मेलेडीज कर सकते हैं। आगे एफोरिज्म में वही बात है, इट इज इम्पॉसिबल दैट देयर कैन बी अनदर ट्रू बेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग डायनेमिक डिजीजेस। जितनी भी डायनेमिक डिजीजेस, दीज आर डायनेमिक डिजीजेस। पहले तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। आज सुबह यही जो बच्चे आए हुए थे क्लिनिक पे, उनके साथ डिस्कशन का पहला टॉपिक ही ये था कि सिक और सिकनेस ये क्या है। ये बेसिक्स हैं हमारे, इन चीजों को समझना, इस चीज को समझना कि डिजीजेज आर डायनेमिक इन नेचर। बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग डायनेमिक डिजीजेज, दैट इज ऑल डिजीज नॉट स्ट्रिक्टली सर्जिकल, जो डिजीजेज स्ट्रिक्टली सर्जिकल नहीं है। बिसाइड्स होम्योपैथी, just as it is impossible to draw more than one straight line betwixt two given points। बोला कि इम्पॉसिबल है ये चीज के कोई और सच्चा या बेस्ट मेथड हो क्योरिंग, क्योर करने का डायनेमिक डिजीज को, अदर देन होम्योपैथी। होम्योपैथी कोई हनेमन सर ने जो होम्योपैथी को प्रोजेक्ट किया है, जो होम्योपैथी की एक चीज दिखाई है, हम जो शुरू से करते आ रहे हैं, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज नॉट के ये कोई अलग चीज है, नहीं। मतलब जो नेचुरल चीजें चल रही हैं दुनिया में, ये वही है। उसको समझना है सिर्फ कि जो क्योर है वो सिमिलिया सिमिलस सिमिलिबस करंटर से ही हो सकता है। जब
एक स्टेट ऐसी प्रोड्यूस की जाए जो कि होम्यो है, डिजीज के सिमिलर है डिजीज के, तो ही उसको ठीक किया जा सकता है। और बोल रहे हैं कि इतना ही इम्पॉसिबल है किसी और चीज से डायनामिक डिजीज को ठीक करना जितना कि दो डॉट्स के बीच में एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ करना। He who imagines that there are other modes of curing diseases besides it could not have appreciated homeopathy fundamentally। और जो लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी से बढ़िया बेहतर कोई और मोड है क्योर करने का बीमारियों को, तो उसको होम्योपैथी उसने समझी ही नहीं है कि उसका फंडामेंटल क्या है। नॉर प्रैक्टिस, ना ही उसने प्रैक्टिस की है, क्योंकि कोई फंडामेंटली उसको समझ ले, उसको प्रैक्टिस कर ले, उसको एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर वो उसके दिमाग में ऐसे सवाल या ऐसे जवाब रहते नहीं। विद सफिशिएंट केयर nor could he ever have seen or read cases of properly performed homeopathic cures। बोले ना ही उसने कभी ऐसे कोई केसेस देखे होंगे या पढ़े होंगे जहां पे प्रॉपरली होम्योपैथिक क्योर परफॉर्म किए गए, तो ही वो ऐसा डाउट मन में रख सकता है कि इसके बिना और भी कोई मोड या मेथड हो सकता है बीमारी को ठीक करने का। नॉर ऑन द अदर हैंड could he have discerned the baselessness of all allopathic modes of treating diseases and their bad or even dreadful effects। और या और ना ही उसको ये चीज समझ आई होगी, डिसर्न मतलब उसने उसमें से उसका नतीजा निकाला होगा कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज है इसका बेसलेसनेस कितनी ज्यादा है या उसके ड्रेडफुल इफेक्ट्स कितने हैं। With such lax indifference, he places the only true healing art on an equality with those hurtful methods of treatments। ठीक है ना, बोल रहे को एक इनडिफरेंस के साथ, एक अज्ञानता के साथ वो जो हर्टफुल मेथड है उनको होम्योपैथी के बराबर रखने की कोशिश कर रहा है, और alleges the later to be auxiliaries to homeopathy, के तो होम्योपैथी जैसी ही हैं, उनके साथ चल सकती हैं, which it could not do without, जिसके बिना होम्योपैथी चल नहीं सकती। My true conscientious followers, the pure homeopathists, with their successful, almost never failing treatment, might teach these persons better। लेकिन जो मेरे कंसेंशियस फॉलोअर्स हैं, प्योर होम्योपैथिस्ट हैं, वो अपने सक्सेसफुल ऑलमोस्ट नेवर फेलिंग ट्रीटमेंट के साथ इन लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। सो यहाँ पे भी बात यही है, इट इज अबाउट द एक्सपीरियंस। जिनको हो जाता है, आज एक डॉक्टर है, उनका मैंने शायद पहले भी रेफरेंस किया है, आज भी आए, एलोपैथिक डॉक्टर है वो, यहाँ पे कोई न्यूरो हॉस्पिटल है, वहां पे काम करते हैं। एंड ही इज ऑलवेज अमेज्ड के मेरी जो सिम्टम्स हैं, जो इतने सालों से, कोई 20 साल से, कोई 22 साल से है, वो ठीक कैसे हो रहा है इसके साथ। बोला हमारे तो कोई पेशेंट आता है, हम तो सीधा बोल देते हैं उसको भी इसका कोई है ही नहीं इलाज, दवाई लेते रहो उतनी देर ठीक रहेगा। और बोला मेरे को भी यही था, बोला मैं तो आपके पास हेडेक के लिए आया था, आपने तो मेरी एलर्जी भी ठीक कर दिया, आपने मेरा अस्थमा भी ठीक कर दिया, मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई। वो आज वही बोल रहे थे, बोल रहे कि कम से कम मैंने 20-22 साल के बाद कोल्ड ड्रिंक पिया होगा। नहीं तो मैं क्या करता था कि मन बहुत करता था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन जैसे ही मैं पीता था मेरा पूरा गला सारा खराब, सब खराब हो जाता था अंदर तक। और फिर मेरे को 6-7 दिन एंटीबायोटिक लेने पड़ते थे, इतना सीवियर हो जाता था, फीवर हो जाता था साथ में शुरू। मन करता था तो मैं क्या बोले क्या करता था कि मुंह में रखता था कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी देर मुंह में रख के उसको बाहर गिरा देता था। बोला मेरी तो इतनी तरस योग हालत थी। हाँ लेकिन अभी पिछले मैंने कुछ शादियों में गया, मैंने पिया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया पी के, और मैं ठीक रहा। उसको इस बात की भी हैरानी होती है कि मैं तो सिर्फ सिर दर्द के लिए आया था आपके पास, कि मेरा बहुत बैड माइग्रेन होता है 12-13 साल से, तो ये कैसे ठीक हो गया साथ में। क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भी ऐसा हो सकता। ये तो चलो डॉक्टर है, एक लेमैन जो है, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको ये बताया गया है भी तेरी बीमारी हमेशा के लिए है, सारी उम्र के लिए है, उसका क्या हाल होता होगा।
वो किस किस चीज से सफर करता होगा इसमें, ठीक है ना। So one thing to understand in today's whole this thing is that conviction comes from experience. राइट एक्सपीरियंस के साथ कन्विक्शन आता है, सही एक्सपीरियंस के साथ आपको कन्विक्शन मिलेगा। जब अपने आंखों के सामने एक पेशेंट ठीक होता हुआ देखोगे, एक ऐसा पेशेंट जो दर दर धक्के खा के आया होगा, ठीक है ना, जिसके माँ बाप ने पता नहीं क्या कुछ किया है उसके लिए कि वो ठीक हो जाए, जिसके घर वालों ने उसके लिए कितना कुछ किया है कि वो ठीक हो जाए, और वो ठीक हो रहा है आपकी आंखों के सामने, यही मेडिसिन के साथ, उसी मटीरिया मेडिका की एप्लीकेशन के साथ जो लिखी हुई है। फिर हमारे अंदर कन्विक्शन प्रोड्यूस होती है, फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है ये बोलने का कि हाँ जी, होम्योपैथी में हर चीज का इलाज है, होम्योपैथी में है। मैंने देखा हुआ है, अपनी आंखों से होता हुआ, मैंने महसूस किया है इस चीज को होते हुए, फिर हम बोलते हैं कि हाँ। और जब वो आपको बार 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 वो एक्सपीरियंस होते हैं, फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ। पहले अपने अंदर तो हो भरोसा देने के लिए, हमने देनी है कोई चीज पेशेंट को, हमारे पास तो होनी चाहिए पहले। अगर हमारे पास ही है नहीं तो देंगे कैसे, झूठ मूठ की दे नहीं सकते, पता लग जाता है पेशेंट को कि फेक है, पता लग जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है भाई आप में कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। सो मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस होल इज दो मेन चीजें, ठीक है। टेक द एक्सपीरियंस ऑफ मटेरिया मेडिका एंड टू हैव एज मच एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट्स एज मच एज यू कैन, ताकि अंदर एक कन्विक्शन आए, अंदर एक भरोसा है, अंदर एक हिम्मत है ये कहने की, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आप ये सामने जाके कह सको, कोई भी हो, कि भी तू ठीक हो सकता है, तेरा इलाज है होम्योपैथी, ये बात कहने की कन्विक्शन, ठीक है। I saw, moreover, that the morbid lesions which previous authors, चलो ये चीज ये ना अगली बार करेंगे, थोड़ा सा तो लंबा भी जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि हमें दूसरा एक टॉपिक भी करना है, तो यहाँ से 110 से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो एक जो हाँ, चलिए पहले उसी के बारे में बात करेंगे, वाई रिलीजियस अफेक्शंस आर given in our materia medica or in our repertory under the symptoms of the disease, under the symptom of the diseases of Sura. क्यों? बोलिए बोलिए। हम हर बार ना एक आधा टॉपिक ऐसा जरूर लिया करें, ताकि देखो होम्योपैथ का होम्योपैथ बहुत जरूरी है हमें, कि जो हमारे अंदर और हमारे आसपास चलता है उसकी एक क्लियर नॉलेज होना, सही क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, इस चीज का क्लियरली पता होना बहुत जरूरी है होम्योपैथ को, ठीक है ना। डॉक्टर कैंट भी अपनी फिलॉसफी में लिखते हैं कि अब physician should be well conversed with everything that is going on in society, जो उसमें गलत चल रहा है, जो रिलीजियस उसमें गलत चल रहा है, जो इंसान के घर में गलत चल रहा है, जो उसके प्रोफेशन में गलत चल रहा है, ताकि वो उस चीज को रेक्टिफाई या उसको समझाने की कोशिश करे पहले तो ये गलत चल रहा है, और उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करे कि क्या ये उसके बेस ऑफ डिजीज में तो नहीं आ जाती चीज, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, हाँ कोई बोलने वाला था प्लीज। सर सोरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए, क्लियर नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं सर सोरा जो है उसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए, क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा चलो वो करेंगे फिर, किसी दिन ना लगे से क्लास ही लेंगे उसके ऊपर,
आज तो फिर वो लंबा हो जाएगा काम अपना। पहले सिर्फ इतना सा अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रिलीजियस अफेक्शन है उनको एज अ डिजीज प्रोसेस क्यों बताया गया है। करेंगे, जरूर करेंगे उसको भी, छोड़ना किसी टॉपिक को नहीं, किसी पार्ट को नहीं। मैंने एक्चुअली वो रखा हुआ है कि आगे चल के मियाजम्स के ऊपर लेक्चर हमारे एफोरिज्म्स आने हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हम करना है हमने उसको अच्छे से। हाँ, वो क्योंकि जो सो रहा है वो हमारा 3-4 लेक्चर तक चलेगा वो अच्छे से करेंगे उसको। मैं थोड़ा थोड़ा तो आपको हर बार कुछ ना कुछ बताते ही रहता हूँ, कुछ आइडिया देता रहता हूँ, लेकिन करेंगे उसको एक लय में ना, अच्छे से करेंगे जब तक सबको समझ में ना आ जाए। लेकिन ये तो पता है ना, हमारे रिपर्टरी जो है, जो हमारी रिपर्टरी, पहले तो मैं यही बात कर दूं क्लियर, हमारी रिपर्टरी में जितने भी रूब्रिक्स हैं, हमारे मटीरियल मेडिका में जितने भी सिम्टम्स हैं, दे आर ऑल डिजीज्ड प्रोसेसेस। वो सब डिजीज्ड प्रोसेस है, उनमें कोई हेल्दी प्रोसेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ। जो हेल्दी प्रोसेस था उसको तो ठीक करने की जरूरत ही नहीं, उसको क्या ठीक करना है, उसको ठीक करने की क्या जरूरत है। ठीक करने की जरूरत तो उसको है जो बीमार है। और ये जो मटीरिया मेडिका है, किसी भी मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है उसके अंदर, ऑरम मेटेलिकम में लिखी हुई रिलीजियस अफेक्शंस, कल्केरिया कार में लिखी हैं, पल्साटिला में लिखी हैं, लेकेसिस में लिखी हुई हैं, विरेट्रम में लिखी हैं, स्ट्रैम, ये सब उसकी बीमारी का प्रोसेस है। ये तो क्यों है? क्योंकि हम सोसाइटी में तो ये देखते हैं कि रिलीजन इज समथिंग विच वी, जहाँ पे हम अपना माथा टेकते हैं, जहाँ पे हम श्रद्धा रखते हैं अपनी, मानते हैं उस चीज को, तो फिर वो एक बीमारी का प्रोसेस कैसे? तो जब मांगना होता है कुछ तो हैं जी, पेशेंट का ये आवाज कुछ कम आ मांगना, जैसे मतलब कि मतलब कुछ चाहते हैं। रही। अगर हम कुछ मांगते हैं तो उसका मतलब कुछ चाहते हैं, तो चाहना बुरी बात है? सर एक डिपेंडेंसी हो जाती है, फियर या डिपेंडेंसी हो जाती है रिलीजन के ऊपर। ठीक है, सब रिलीजन है वो एक सपोर्ट, मतलब सपोर्ट की तरह रिलीजन। जैसे कोई अकेला फील कर रहा है तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, हाँ कि भगवान मेरे साथ हैं, तो उसकी वजह से वो रिलीजियस हो जाता है। ये भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ? सर फियर फैक्टर काउंट कर सकते हैं कि अगर ऐसा ना किया तो ऐसा कर देंगे भगवान, वो फियर फैक्टर को भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक जो डिपेंड किसने इंस्टा के ऊपर भी डाला था फियर के ऊपर, वो ठीक है बात, लेकिन उसके बिना कुछ और, बस हर कोई डर की वजह से ही पूज रहा है भगवान। हेलो हाँ जी, हाँ जी, के लिए गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आपने ही पढ़ाया था इसमें एक बार लव के बारे में, लव इज एविल, और उसमें बताया था आपने कि किसी चीज से भी ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो भी एक तरीके की डिजीज है। एनी एक्सेस ऑफ इमोशन या फीलिंग, दैट इज अ डिजीज। तो जो रिलीजियस अफेक्शंस हैं, दैट इज एन एक्सेस ऑफ दैट डिपेंडेंसी या फिर अटैचमेंट टू द रिलीजन। तो वो अगर लव से है तो लव अफेक्शन है, रिलीजन से है तो यहाँ पे वही चीज रिलीजन से है हम्म, जी। इसलिए एक्सेस है, इसलिए यहाँ पे डिजीज फॉर्म में बताया जा रहा है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। और कुछ? और कोई? डर के बिना, एक्सेस के बिना, और कुछ? फियर सेलिब्रेशन, हैं जी? फियर सेलिब्रेशन इन द फियर ऑफ साल्वेशन, हाँ। हाँ ठीक है, वो भी एक तरह का डर ही है साल्वेशन का भी। चलो ठीक है, थोड़ा समझते हैं। धर्म और प्रार्थना, ये दो चीजों को समझना बड़ा जरूरी है अगर हमें इस पार्ट को समझना है। कब पता लगता है एक बच्चे का धर्म क्या है? एक बच्चा
कब इस बात से जानू हो जाता है या जान जाता है कि वो किस धर्म को बिलोंग करता है? पैदा होते तो किसी को नहीं पता वो किस धर्म को बिलोंग करता है। वो सिख है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो जैन है, वो जन्म तो किसी को नहीं पता। ये तो बात मानते हैं कि जब पैदा हुआ तब तो नहीं पता उसको, तो कब पता चलता है उसको कि वो ये है? पैदा होता तो उसको अपने नाम के बारे में भी नहीं पता। पैदा होते तो उसको अपने गोत्र के बारे में नहीं पता, गोत्र के बारे में, अपनी कास्ट के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। तो ये सब चीजें पता लगती कैसे हैं उसको, कब लगती हैं, फिर लगने के बाद उसमें उस चीज की इंपॉर्टेंस कैसे आती है, ये सारे प्रोसेस को जानना बड़ा जरूरी है। हाँ, कुछ लोग रिलीजियस होते हैं डर की वजह से, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट देन वेरी मच बिगर फैक्टर देन फियर is the identity of the person. Religion becomes the identity, और ये बहुत डीप चीज है आइडेंटिटी हमारी। मैंने पहले ही बात किया, और आइडेंटिटी दिखाने के लिए हम कुछ पहरावा भी पहनते हैं ताकि लोगों को दूर से दिख जाए कि मैं किस धर्म का हूं। ऐसे पहरावे भी पहनते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करते भी हैं ताकि लोगों को देखते ही पता लग जाए। सो मोर देन फियर, फियर इज नो डाउट अ फैक्टर, बट मोर देन फियर इट बिकम्स एन आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। ये हम आइडेंटिटी के साथ रिलेट करते हैं इस चीज को, और वो सबसे खतरनाक चीज है हमारी आइडेंटिटी। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन उसकी आइडेंटिटी पीछे रह जाती है। ये एक ऐसी चीज हम लेके नहीं आए होते लेकिन छोड़ जाते हैं पीछे आइडेंटिटी। और हर किसी की एक कोशिश होती है कि मेरी आइडेंटिटी को लोग सदियों तक याद रखें, मेरे नाम को। काम की किसी किसी को फिक्र होती है तो मेरे काम को याद रखा जाए, नाम को कोई याद रखे या ना रखे कोई परवाह नहीं। हनीमन सर थे, उनको ज्यादा था कि मैं जो करके जा रहा हूँ इसको यूज कर ले लोग, इसका फायदा उठा लें, बड़ी मुश्किल से मिली ये चीज तो इसका फायदा उठा लिया जाए। तो हम उनको उस वजह से याद रखते हैं, लेकिन मोस्टली लोग अपने नाम को अमर करने के लिए, खुद तो हो नहीं सकते लेकिन उस आइडेंटिटी को अमर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। सो आइडेंटिटी इज सो डीप एंड सो इम्पोर्टेंट टू अ पर्सन। लोग अपने नाम के गलत स्पेलिंग नहीं बर्दाश्त करते कि आपने मेरा नाम गलत लिख दिया वहां, ये तो मेरा नाम ही नहीं है। आप किसी को मिल रहे हो, पहले भी मिला हुआ है, अगर उसका नाम आपको याद नहीं तो इंसान को बहुत फील होता है कि इसको मेरा नाम ही याद नहीं। उसको इस बात की खुशी नहीं होती कि भाई पहचान लिया, चलो, इस बात का ज्यादा दुख होता है कि भाई इसको मेरा नाम ही याद नहीं। सो रिलीजन बिकम्स अवर आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए जब उसके ऊपर थ्रेट लगता है, जब उसको हमें ये लगता है कि अगर ये आइडेंटिटी चले गई फिर क्या, फिर क्या, अगर मैं ये नहीं मानूंगा, इस धर्म को नहीं मानूंगा, इस चीज को नहीं मानूंगा, फिर क्या। ये जो आइसोलेशन का फियर है, ये जो थ्रेट है उस आइडेंटिटी से दूर जाने का, वही उसको और पास में लेके आता है, वही इंसान को और कट्टर बनाता जाता है। उसको पता भी नहीं होता मैं क्यों हो रहा हूं, उसको नहीं पता मैं इस बात के ऊपर किसी के साथ बहस, किसी के साथ झगड़ा क्यों कर रहा हूं। लेकिन झगड़ा होता है आइडेंटिटी का, और आइडेंटिटी की सुपीरियोरिटी का, ईगो का, जो उस आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है। झगड़ा इस चीज का, हु इज बेटर, एंड दैट गोज इनटू रिलीजियस अफेक्शंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डर का। डर है, उस ईगो के टूटने का डर है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि भगवान ये कर दो, भगवान ये वो कर दो, भगवान ये कर दो। प्रार्थना कर किसको रहे हो?
किसको कर रहे हैं हम प्रार्थना? उसको जिसको ना आप कभी मिले हो, ना आप जानते हो, ना आपने कभी देखा, ना आपने कभी समझा कि वो है क्या। प्रार्थना कर किसको रहे हैं हम? एक अनसर्टेनिटी को प्रार्थना है। हमें पता नहीं वो सर्टेन है कि नहीं असलियत में। इसीलिए लोगों का विश्वास बड़ी जल्दी डगमगा जाता है, बहुत जल्दी। वो लोग जो रोज मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, उन्हीं का विश्वास सबसे पहले डगमगाता है जब कोई मुसीबत आती है। वो कभी भी लोग ऐसे नहीं होते जो छोड़ दे, चल जो भगवान करेगा ठीक है, मैं मान लूंगा उस चीज को। उनकी अपनी दलील होती है, भगवान थोड़ी करेगा आके, हमें ही करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। भरोसा भी उतनी जल्दी चला जाता है। सबसे पहले भरोसा ही डगमगाता है। पूछना ऐसे किसी बंदे को कि चलो कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, तो उनका एक ही जवाब होता है, तो भगवान ने खुद थोड़ी आके करना है। ये उनकी दलील होती है। तो जो खुद आके कुछ कर नहीं सकता, उससे मांगने क्यों जाते हो? या तो वो विचार रखो या वो रखो। यही तो डर है, यही तो डर है। छोड़ने में भी डर लगता है, पकड़ने में भी डर लगता है। भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? क्योंकि जानते नहीं भी है क्या। भरोसा करें किस पे? कोई इंसान दिखता है, कोई इंसान हमारे साथ काम करता है, उसने कुछ किया, वो जो उसने किया, वो जो मैंने देखा, होते हुए देखा, उसके ऊपर तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। जो कभी होते हुए देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, उस पर क्या भरोसा करें? लेकिन फिर भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं उससे, प्रेयर करते हैं उससे। और प्रार्थना में क्या होता है? हम मांगते हैं, मांगते रहते हैं। कुछ भी है हम मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? जिसको हम मिले नहीं कभी, जिसके बारे में पता ही नहीं हमें, जिसको जानते ही नहीं हम, उससे मांग रहे हैं। और ना मिलने का गुस्सा भी होता है। फिर विश्वास डगमगा जाता है जब मिलता नहीं, कि पता नहीं आया भी है कि नहीं है। और कमाल की चीज, तो सबसे बड़ी कमाल की चीज पता है क्या होती है? कि हम उसको ऑफरिंग देते हैं। ऑफरिंग मतलब कुछ ऑफर करते हैं, भगवान ये कर दो, तो हम मन्नत मांगते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। जो उसने चीजें बनाई हुई हैं, जो उसकी दी हुई है, वही उसको देते रहते हैं। फूल, लड्डू, दूध, कपड़ा, पैसे, जो उसी की बनाई हुई है वही उसको देते रहते हैं, खुश करने के लिए। ये ले, दीज आर द रिलीजियस अफेक्शंस। और उनमें कितनी सच्चाई है, इनका बेस क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। हम जो भी करते हैं, उसको एक बार बैठिए, जब भी आप करोगे नेक्स्ट टाइम कुछ भी करते हैं, उसको बैठिए, समझिए कि जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है। पाठ करने का क्या फायदा होता है, पूजा करने का क्या फायदा है। एक बार पूछिए अपने आप से, आपको क्या पता है। लोग क्या कहते हैं वो नहीं, आपका एक्सपीरियंस, आप क्या कहते हो वो जरूरी है। लोगों की तो आपने आज तक सुनी ही है। पेशेंट आता है, तो उसके हाथ में हमेशा माला होती है, माला करनी, माला फेर रहा, माला फेर रहा, भगवान का नाम ले रहा है। बीच में उसके कोई बच्चा आके बोलने लग गया, तो माला, बच्चा बोला मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे को जरा। जो चीज सामने है उसको इग्नोर करके हम एक ऐसी चीज को पूरा, क्यों? क्योंकि मन में डर है कि अगर बीच में कहीं छोड़ दिया तो जो अभी तक किया है वो वेस्ट है। इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना कि अगर ये मैंने सोचा था भी 108 बार माला घुमानी है, तो
अभी 100 हुई, अगर मैंने छोड़ दी तो ये 100 की 100 भी वेस्ट हो जाएगी। हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। भगवान हमारे लिए ये कर दे, हम तेरे लिए ये करेंगे, हम तेरे लिए मंदिर बनाएंगे, हम तेरे लिए गुरुद्वारा बनाएंगे, हम तेरे लिए मस्जिद बनाएंगे। आप बना रहे हो वो तो। आपने, इंसान ने जो भी चीज बनाई है वो इंसान से बड़ी कैसे हो सकती है? हो सकती है? कोई पेंटर है, वो एक पेंटिंग बनाता है, वो पेंटिंग उस पेंटर से बड़ी कैसे हो सकती है? कोई मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति मूर्तिकार से बड़ी कैसे हो गई? जिसने पहली बार मोबाइल बनाया वो इंसान बड़ा कि मोबाइल बड़ा? जिसने पहली बार लैपटॉप बनाया, एक आपने घर बनाया, वो घर को बनाने वाला ज्यादा बड़ा है कि घर बड़ा है? ये बातें सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। और एज अ होम्योपैथ बहुत ज्यादा समझने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आएंगे इन सब चीजों के लिए। तो पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटी को साइड में रखना पड़ेगा उस टाइम पेशेंट को समझने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए। यू हैव टू कीप योर आइडेंटिटी असाइड। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई रिलीजियस अफेक्शन क्यों दिया हुआ है हमारी रिपर्टरी में? चलो, कोई गलत चीज है वो तो मुझे समझ में आती है, कोई जो सोशली चली आ रही है, भाई डिसीटफुल दिया हुआ है, या एंगर रेज बिहेवियर दिया हुआ है, एंटिसिपेशन भी समझ में। रिलीजियस अफेक्शन क्यों दिया हुआ है दर बीमारी में? क्योंकि इट बिकम्स द बेस फॉर सो मेनी बैड डिजीजेस। साल्वेशन, नर्क स्वर्ग, बड़ा कॉमन है डॉक्टर साहब। बस जितना हो सेवा करते रहते हैं, जितना हो सेवा करते रहते हैं, क्योंकि आगे जाके मुंह भी तो दिखाना है हमने भगवान को। सेवा करने का पर्पज ही ये है कि भगवान को मुंह दिखा दें। मुंह तो यहीं पे रह जाना है, दुनिया में ही रह जाना है मुंह तो। वो जो मुंह है वो तो आपके जाने के बाद कोई जला देगा, कोई दफना देगा, मुंह कहाँ लेके जाओगे? मन में ये है कि ये भी ले जाऊंगा मैं साथ में। और जैसे भगवान पहचान लेगा कि हाँ हाँ तेरी वेट कर रहा था, जा देखें तेरा मुंह कैसा है। बट दिस फियर ऑफ साल्वेशन, एंजाइटी अबाउट साल्वेशन इतनी ज्यादा होती है कि आगे वाले नर्क का तो पता नहीं, यहीं पे नर्क बना लेते हैं लोग। लेडीज होती हैं कुछ, घर में सास बीमार पड़ी है, उसको पूछने वाला कोई नहीं, खाने वाला, बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन वो गुरुद्वारे में जाकर लंगर की सेवा कर रही होती है, तो वहां पे खिला के आएंगे। जो तुम्हारे सबसे पास है उसको तो खिला लो पहले खाना। ये हमारी रिलीजियस अफेक्शन बन जाती है। हम एक वन साइडेड सोच के साथ दुनिया को जीते रहते हैं। कहते हैं गरीब का मुंह गुरु की गोलक। तो अगर गरीब के मुंह में आपने कुछ, जो गरीब मतलब जो निर्बल है या निमाना है, जिसको जिसको खाना नहीं मिल सकता कहीं से, या जिसको कुछ पहनने को रहने को कुछ नहीं मिल सकता, अगर आपने उसको कुछ दे दिया, खाने को दे दिया, तो इट इज इक्वल के आपने गोलक में कैसे गोलक में डाल दिया। क्योंकि उसने तो उसको बनाया है, गुल्लक तो इंसान ने बनाई है। और जो गरीब, वो जो इंसान है वो भगवान का बनाया हुआ है। गोलक जो है, गोलक है, वो तो इंसान की बनाई हुई है, इंसान के लिए ही है, उसी के काम आएगी, उसके काम नहीं आने वाले। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन। प्रेयर, प्रेइंग जो है, हम प्रेयर को समझते हैं कि मांगना, प्रे करना है। मांगना तो होता ही नहीं। असली जो धार्मिक है वो तो मांगते नहीं कभी। तो कहता भाई जो है खुश है, जितनी मेरी औकात, जितनी मेरी हैसियत, उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल गया। जो असली धार्मिक होता है, ट्रू रिलीजियस पर्सन, तो जितना मिला वो मेरी, जितनी मेरी लायक था मैं, उससे कहीं ज्यादा मिला मेरे को।
तो इतने लायक नहीं हो जितना मुझे मिला हुआ, तो उसके लिए एक थैंक्स होता है। प्रार्थना जो है मांगने वाली, कि पास कर दो जी, नंबर दे दो जी, इतने पैसे चढ़ाएंगे, ये करवा दो जी, गोलक पंखा लगवा देंगे गुरुद्वारे में, एसी लगवा देंगे मंदिर में, और सोने का वो जड़वा देंगे, तो उसी की दी हुई चीज है, उसी को क्या दे रहे हो। तो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस है, सीखा होता है शुरू से हमने। आज वही बात चल रही थी क्लिनिक में भी, सीखा हुआ है ये सब, लर्नड है, और उसी लर्नड जो है, गलत लर्नड है, उसी के ऊपर हम जीते रहते हैं। तो जैसे उस लर्निंग से पहले वाले बीमार होते आए हैं, उसी लर्निंग से हम बीमार हुए जा रहे हैं। वी रिलेट religion with our ego, with our identity, with our fears, और यही है जो हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। एक लेडी है, वो सोचती है कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं गुरुद्वारा नहीं जा पाई, आज मैं वहां पे सेवा नहीं कर पाई, आज मैं ये नहीं कर पाई, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं। वो सारे दिन मायूस होकर बैठी है कि आज मेरे को जाना है, मैं भगवान मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि इतनी सी दर्द के लिए घर पे बैठ गई। और वो इतनी मायूस है, इतनी डिप्रेस्ड है कि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया बच्चों के लिए। वो बोली बच्चे आज बाहर से खा लेना, आज मेरा है नहीं। उसने दोपहर का खाना भी नहीं भेजा अपने हस्बैंड को, बोलती मेरे से नहीं आज होगा, आप बाहर से मंगवा लो। दिस बिकम्स अ डिजीज्ड स्टेट। Just because she was not able to do a religious practice, वो अपनी नॉर्मल ड्यूटीज से भी दूर हो गई। एक रिलीजियस सैडनेस आई हुई है अंदर उस चीज को लेके, कि मैंने अपनी वो चीज को निगलेक्ट किया है। ये आदमी यहाँ दुकान पे पहुंचा, वहां पे अगरबत्ती खत्म हो गई थी, तो उसने बेचारे ने जैसे कैसे करके पूजा करी, लेकिन सारा दिन मन में विकार रहा, सारा दिन मन में परेशानी रही कि आज अच्छे से पूजा नहीं हुई, आज दुकान में कोई आएगा नहीं, और बाई चांस कोई आया भी, और उसका भरोसा और बैठ जाता है, उसके मन में और आ जाता है कि अगर मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा तो मेरे से बदला लेगा, वो मेरे को देगा नहीं कुछ भी। अगले दिन बेचारा और जोर से पूजा करता है, उसके अगले दिन और जोर से करता है कि भगवान को खुश करूं। भगवान उदास होता कब है आपसे, नाराज होता कब है? होता है कभी नाराज? कोई भी नेचुरल चीज है, नेचर है, कुदरत है, क्या अभी कभी हमारे से नाराज होती है? हुँ? कभी बारिश है, बारिश आपसे नाराज हुई कि मैं देखो आई थी, आप बाहर नहीं आए भीगने के लिए, तो मैं नहीं, मैं चली, कल से नहीं आऊंगी, परसों से नहीं आऊंगा, अगले साल नहीं आऊंगी। या सूरज ने कभी ऐसे किया, या चांद ने कभी ऐसे किया, तारों ने कभी ऐसा किया, हवा ने कभी ऐसा किया, पानी ने कभी ऐसा किया? कुदरत ही है ये सब। लेकिन हम उन चीजों को, भगवान को वैसे ही समझते जैसे हम हैं, कि अगर हमें कोई ना बुलाता, हमें कोई नमस्ते ना करके आता, तो जैसे हम करते बिहेव उसके साथ, वैसे ही भगवान करेगा अगर हमने भगवान को नमस्ते ना की तो। ये हमारी रिलीजियस अफेक्शन बन जाती है, एक रिलीजियस आइडिया बन जाता है हमारा, एक फिक्सिडिटी बन जाती है मन की, एक डर बन जाता है मन का। कलकेरिया है, डरा हुआ है, सिक्योरिटी ढूंढता है भगवान में, रिलीजन में सिक्योरिटी ढूंढता है, रिलीजियस कम्युनिटी में सिक्योरिटी ढूंढता है। उसको बहुत अच्छा लगता है सत्संग पे जाना, उसको बहुत अच्छा लगता है कहीं कोई गुरु कोई बात बताता है तो वहां पे जाके बैठना, उसको चीज सेफ लगती है। यहाँ पे मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। बट एज सुन एज ही इज आउट ऑफ देयर, डर जाता है, डर में ही रहता है, मन करता है वापस जाऊं वहीं पे। मंदिर गुरुद्वारा पहुंच के एक आराम मिलता है, चैन मिलता है। चैन मतलब डर से चैन मिलता है। भगवान तो हर कहीं है,
अगर आपको भगवान ही चाहिए तो हर किसी में, हर कहीं पे महसूस करने की जरूरत होती है। अगर मंदिर गुरुद्वारा जाके चैन मिलता है तो इसका मतलब आप डरे हुए थे, आप घबराए हुए थे, आपको कोई जगह चाहिए थी जहां पे आप जाके अपने आप को रिलेट कर सको कि मैं इस चीज को बिलोंग करता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, आइसोलेटेड नहीं हूँ, ये है मेरे साथ। उस चीज के बारे में सुन के, उस चीज के बारे में जान के आपको अच्छा लगता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान के अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको, उससे आपको प्राउड महसूस होता है। प्राउड इज अ पार्ट ऑफ ईगो। जब भी आप रिलीजियस हिस्ट्री सुनते हो, रिलीजन में ऐसे 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 हुआ था, एंड यू फील प्राउड अबाउट दैट, हाँ हमारे धर्म में ये चीजें हो क्या, तो वो ईगो का पार्ट है, वो आपकी आइडेंटिटी को बूस्ट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेसिकली आप सोचते हो कि इसी के साथ आइडेंटिटी है हमारी, यही तो हमारी ईगो का फैक्टर है। वो भी रिलीजियस अफेक्शन में आ जाती है। हम लड़ते हैं लोगों के साथ बताने के लिए कि विच हु इज बेटर। बेटर कंपटीशन वहीं पे आता है ना जहाँ पे ईगो का सवाल है। और वो चीज हमारी एंगर का पार्ट बन जाता है, वो चीज हमारी पैशन का पार्ट बन जाता है, वो चीज और हमें फिक्स्ड कर देता है। आइडेंटिटी को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप डॉक्टर हो, आइडेंटिटी है एक पार्ट, अपने आप याद है डॉक्टर का, क्योंकि कुछ लोग बनते ही डॉक्टर इसलिए हैं कि आगे डीआर लगा सकेंगे, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा नाम। कहीं किसी को बताना तो बताएंगे, वो डॉक्टर अवतार सिंह भाभी बोल रहा हूँ। अवतार से तो इतनी पहचान नहीं ना बनती, डॉक्टर से ज्यादा बनती है। वो भी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। अभी कोई डॉक्टर को बोला जाए भाई साहब वो जरा वहां से सफाई करनी है, लगाओगे जरा झाड़ू झाड़ू, मैं झाड़ू लगाऊं? तुम ठीक हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? आइडेंटिटी के ऊपर अटैक है ये। हर उस चीज को, अभी एक हफ्ता मैं, ये मेंटल एक्सरसाइज होती है समझने के लिए, ठीक है ना, कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ कि होम्योपैथ को समझना है इंसान को, ये होम्योपैथ का काम है, कोई इंसान को समझे। और सबसे करीबी इंसान किसी के भी वो खुद ही होता है। सबसे करीबी मेरे, मैं ही तो हूँ। अगर मेरे को किसी इंसान को समझना है, मैं अपने से ज्यादा किसको समझ सकता हूँ? और अगर खुद को ना समझ सका तो किसी को तो क्या ही समझेंगे। ठीक है, तो अगला एक हफ्ता ये ढूंढने की कोशिश कीजिए अपने में कि आइडेंटिटी का पार्ट क्या क्या है हमारे अंदर। वो सब चीजें, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, डॉक्टर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, पार्ट ऑफ योर ईगो। ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं इसके साथ? अपने आप से सच्चे रहना अगर सीखना तो अपने आप में बहुत कुछ होता है जानने के लिए। उदास नहीं होना, अच्छी बात है, पता लग रहा है अपने बारे में, उसको लेके मायूस नहीं होना, उसको लेके घबराहट या गुस्सा नहीं फील करना, एक्सपीरियंस करना उस चीज का, यही तो है एक्सपीरियंस। तो अपने आप में वो सब चीजें जानने की कोशिश कीजिए विच हैव बिकम पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी हैं। ऐसी ही रिलीजियस, प्रोफेशनल, सोशल, क्या क्या, अपने नाम को लेके क्या महसूस होता है? ईगो आती है, प्राउड आता है कि नहीं आता? अपने फैमिली को लेके कैसे महसूस होता है सोसाइटी में? अपने जो जो भी पीछे कास्ट है, गोत है, उसको लेके क्या महसूस होता है? ठीक है ना, अपने आप को लेके क्या महसूस होता है फैम इसमें, सोसाइटी में? क्या आप प्राउड महसूस करते हो, कैसा महसूस करते हो? क्या क्या सोचते हो अपने बारे में भी, क्या क्या अचीव कर लिया, कितना ऊपर आ गए हम? इन सब चीजों को जानने की कोशिश कीजिए, और फिर आपको पेशेंट में भी समझ में आएंगे कि पेशेंट ये स्टेट से गुजर रहा है, इसमें ये आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज हैं
जो इसको बीमार कर रही हैं। ये जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, ये जो इसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, जो सोशल आइडेंटिटी बना के बैठा है, उसको बीमार कर। ठीक है ना? तो इसके ऊपर फिर से नेक्स्ट टाइम एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन मीनवाइल इस एक हफ्ते में बैठिए, रोज 5 मिनट 10 मिनट इस चीज के बारे में सोचिए जरा, बहुत कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा, बहुत कुछ। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हम क्या क्या बना के बैठे हैं, कौन कौन सी ईंट लगा के बैठे हैं अपने मन में इन चीजों की, जो आज तक हमें रोकती ही आई है, जो आज तक हमारे, जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे द्वैत, उस सेपरेशन का कारण बनी हुई है। लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, कोई पार्टी हो रही है, नाचने को मन कर रहा है, गाने अच्छे लगे, फिर बंदा सोचता है डॉक्टर हूँ यार मैं, लोग क्या कहेंगे भी डॉक्टर हो के कैसे नाच रहा है पार्टी में। ये भी तो वही पार्ट है, वही ईगो, वही आइडेंटिटी जो आपको रोक रही है, जो आपको सेपरेट कर रही है अपनी उस डिजायर से। जो आपको बच्चा होने से रोकती है। बच्चे की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो मस्त मौज में घूम फिर रहा है अपने। तो देखिए आपको वो बच्चा होने से कौन क्या क्या रोक रहा है, वही हमने पेशेंट में देखना आगे चल के। साइकोलॉजी ऐसी तो समझनी है पेशेंट की, ऐसी तो माइंड को समझना है, ऐसी तो मेंटल से समझने हैं उसके। प्रोसेस है सीखने का, इसमें बड़ा आसान प्रोसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर फिर से करेंगे बात। और कोई क्वेश्चन आज के इसको रिगार्डिंग? सर जी सर, आपने अभी लेक्टिसिस और स्किज़ोफ्रेनिया की एक एग्जांपल दी थी। सर वो तो स्किज़ोफ्रेनिया का इटसेल्फ सिम्टम होता ही है कि उसको ऐसे लगता है कि बाहर से कोई उसको बोल रहा है कि ऐसे करो, तो उससे लेक्टिसिस कैसे पॉइंट आउट हुई? मतलब वो तो स्किज़ोफ्रेनिया का इटसेल्फ सिम्टम है ना? स्किज़ोफ्रेनिया का एक इटसेल्फ सिम्पटम है कि देयर आर हेलुसिनेशन एंड देयर आर सस्पिशंस, ये दो चीजें। बट देन देयर इज कंटेंट। कंटेंट शब्द वहियों का अलग होता है, एक इंडिविजुअलाइज होता है, शुरू से चला आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, हमने पहले ही बात की थी कि मेंटल डिजीजेस ये नहीं है ये आउट ऑफ द थिन एयर डेवलप हो जाती है, नहीं। कोई सर्टेन आइडिया, सर्टेन थॉट्स उस इंसान में शुरू से होते हैं, जो उस टाइम पे जाके एक आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट ले लेते हैं। Now the content here is that there is something very unnatural going on. He is in control of some superhuman. He is in a control of something which is not present outside, but which is inside. There are voices. ठीक है, वो एक hallucination उसका part हो गया. But then there is a very strong sense of persecution. There is a very strong sense कि मुझे ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। ये जो कंटेंट है ये सबका अलग अलग होता है स्किज़ोफ्रेनिया, ये नहीं होता कॉमन। कॉमनली हम स्किज़ोफ्रेनिया व्हेन वी डायग्नोज स्किज़ोफ्रेनिया इज ऑन द बेसिस ऑफ हेलुसिनेशंस एंड एक जनरल सस्पिशियस कैरेक्टर के, पता नहीं मेरी दवाई में क्या डाल दिया, मेरे को कुछ करना चाहते हैं लोग, मेरे को ये तो नहीं करना चाहते, मेरे को ऐसा ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है ना, वो बंदा रात को उठ के घूमता रहता है, चेक करता रहता है चीजों को, बिकॉज ही सस्पिशियस। सस्पिशन एक जनरल कैरेक्टर है उसका स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है ना। hallucinations are general character of schizophrenia, but then we are talking about the content क्या है उसका, what is the specification of a person's schizophrenia which is different from other person's schizophrenia, ठीक है ना? तो इन केसेस में बाइपोलर मेनियाज में खास करके when there is a maniac state, हमने उस कंटेंट के ऊपर ध्यान देना और उसको कंफर्म करना है कि ये चीज शुरू से है कि नहीं, इसके कुछ पैटर्न, इसके कुछ कैरेक्टर, इसके कुछ कड़ियां कब से इसके अंदर चल रही थी। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ये नहीं है भी 1 साल भी डेट अभी इस दिन से इसको शुरू हो गया ना,
पहले से होती है उसमें चीज, पहले से चली आ रही होती है, एंड देर आर वेरी फ्यू पर्सनैलिटीज जिनमें ये चीज जाके डेवलप होगी आगे, ठीक है ना, उनमें वो करेक्टर होते हैं शुरू से कि इनमें जाके आगे डेवलप होगी। ऑलरेडी एक ओवर एक्टिव माइंड होता है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स का, जो आगे चल के कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दे ऑलरेडी हैव एन ओवर एक्टिव माइंड। कोई डल ब्रेन्ड इंसान जो है जिसका वो बेचारा स्किज़ोफ्रेनिया में कहाँ चला जाएगा, उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए स्किज़ोफ्रेनिया में जाने के लिए, है ना। यू नीड एनर्जी फॉर सम एनर्जेटिक पैथोलॉजी, एनर्जी चाहिए उस तरह। और कोई क्वेश्चन? चलिए, जब मैं कोई इसमें हमारे नॉर्मल उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ या कोई ऐसा टॉपिक लेता हूँ, तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि पहले पार्ट ये कि हमारे दिमाग के कुछ कपाट है वो खुले, कुछ सफाई हो उसमें। दूसरा, उसको एक जनरल तरीके में सोसाइटी में और एक पर्टिकुलर तरीके में अपने पेशेंट में देखना। नोइंग योर पेशेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेशेंट को जानना बहुत जरूरी है। पेशेंट की कोशिश होगी भी आप मत जानो उसको, लेकिन हमारे लिए उसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ पेशेंट कोई आया आपके पास, आके बैठा, इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपने उसको देखा और आप उसको बोल रहे क्या हुआ, घर में किसने परेशान किया हुआ है आपको, ऐसा क्यों चेहरा बना हुआ है। वो जो पेशेंट का एक होता है क्या बोलते हैं, एक बना हुआ होता है उसका कि पता नहीं मैं क्या करूंगा, अंदर जाके डरा हुआ होता है, या वो एकदम से टूट जाती है। क्या पूछेंगे, क्या मैं बताऊंगा, क्या कहेंगे, क्या मैं कहूंगा, वो सब टूट जाता है। उसको टॉपिक मिल जाता है बोलने के लिए, हंस पड़ता आगे से। वहां से आपको पता लग जाता है कि आपने बिल्कुल सही निशाने के ऊपर बात बोल दी, यही है कहीं पे कुछ। और ये हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ, आप जैसे जैसे पेशेंट देखते जाते हो, खास करके समझते जाते हो लोगों को, अपने आप को समझते जाते हो। अगर आपको पता कि जब मेरे घर में मेरे किसी फैमिली मेंबर से कुछ मेरा हुआ होता है तो मेरा ऐसा सा चेहरा बना होता है, अगर आपने जान लिया, उस चेहरे को पहचान लिया, उस अंदर की परेशानी को पहचान लिया उस टाइम पे, पेशेंट में भी दिख जाती है आराम से। और जितना हम देखते रहते हैं पेशेंट में, उतना और जानते रहते हैं उसको। ठीक है ना। सो इस चीज को ऐसे हमने समझना है, इस चीज को ऐसे हमने जानना है, और इस चीज के बारे में ऐसी ही इंपॉर्टेंस रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है चीजों को जानना। नेक्स्ट टाइम इसको जो भी हमने अभी बोला उसको डिस्कस करेंगे, प्लस एक और टॉपिक हम लेंगे जिसको नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अलॉन्ग विद अवर एफर्ट्स। चलिए, गुड नाइट सब।